हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। कक्षा 11वीं क्लास जो है उसमें जो आपका लेसन चल रहा है वो देखिए। 11वीं क्लास व्यवसाय अध्ययन के विद्यार्थी ध्यान दें कि आपका जो दूसरा लेसन चल रहा है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि दूसरा लेसन क्या चल रहा है, कौन कौन सा टॉपिक जो है आपका चल रहा है उसके बारे में ध्यान दें। वैसे संयुक्त परिवार, एकल परिवार, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है आपको, उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। आज का जो टॉपिक चलेगा वो आपका जो टॉपिक जो है वो चलेगा कि गुण के बारे में बात करेंगे कि सहकारी समिति के गुण कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गुण जो मैंने आपको पढ़ाया 20 तारीख को जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो सबसे पहला गुण है वोट की समानता, दूसरा है सीमित दायित्व, चौथा अस्तित्व और पांचवा मितव्ययी पराचालन आपको पढ़ाया गया। आज इसके आगे जो है सरकारी सहायता के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सरकारी सहायता क्या है, उसके बारे में देखिए। सहकारी समिति लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है, इसलिए इसे हम कम टैक्स, अनुदान और नीची ब्याज की दर के ऋण के रूप में सरकार से सहायता मिलती है। सरल स्थापना, सहकारी समिति कम से कम 10 सदस्यों से प्राप्त की जा सकती है, इसलिए पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है। इसमें कानून औपचारिकताएँ कम हैं। इसकी स्थापना सहकारी समिति अधिनियम 1912 में की गई थी। इसकी स्थापना सहकारी समिति अधिनियम 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। अब अपने बात करते हैं, मैंने आपको विशेषताओं के बारे में, गुण के बारे में बात की। अब सहकारी समिति या संगठन की जो है सीमाओं के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी सीमाएं यहाँ आती हैं। तो देखिए, सीमित संसाधन के बारे में बात है। सीमित संसाधन, सहकारी समिति के संसाधन सदस्यों की पूंजी से बनती हैं, जिसके साधन सीमित होते हैं। निवेश पर लाभांश की नीची दर के कारण भी अधिक सदस्य नहीं बन पाते हैं। दूसरा ये होता है कि असक्षम प्रबंधन, सहकारी समितियां ऊंचे वेतन नहीं दे पाती, इसलिए उसको कुशल प्रबंधक नहीं मिल पाते हैं। जो सदस्य स्वेच्छा से अवैतनिक सेवाएं देते हैं तो साधारणतः पेशेवर योग्यता प्राप्त नहीं होती, अतः वे सभी प्रभावी प्रबंधक नहीं बन पाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। तीसरा है गोपनीयता की कमी पाई जाती है। सदस्यों की सभा में खुलकर चर्चा होती है। नगर समिति अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति पर प्रकट करने का दायित्व होता है और इसलिए समिति पाराचरण के संबंध में गोपनीयता बनाए रखना कठिन होता है। तीसरा है कि सरकारी नियंत्रण। सहकारी समिति को सरकार सुविधा देती है, लेकिन बदले में उसे खाते के अंकेक्षण, खाता जमा कराना आदि से संबंधित कई नियमों का पालन करना होता है। इसलिए कह रहे कि सरकारी नियंत्रण में कार्य करती है सहकारी समिति, और जब सरकारी नियंत्रण में कार्य करती है, सरकार जो है अपने नियम कानून के अनुसार चलती है, तो उसको हर प्रकार के जो है नियम कानून के अनुसार चलती है, तो हर प्रकार के कागजात वगैरह उनके पास होने चाहिए। हर प्रकार के नियम कानून जो है गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना चाहिए। अंकेक्षण, खाता जमा कराना आदि से संबंधित कई नियम का पालन करना होता है। सहकारी संगठन के कार्य संचालन में नियंत्रण के बहाने राज्य सहकारी विभाग का हस्तक्षेप होता है। इससे समिति के प्राचलन की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथा है कि विचारों की विभिन्नता भी देखने को मिलती है। परस्पर विरोधी विचारों के कारण आंतरिक कलह उत्पन्न हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है और कल्याण के प्रयोजन पर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाते हैं। यदि कुछ सदस्य व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दे तो अन्य सदस्य का हित पीछे छोड़ जाता है। तो इसमें ये बताया कि कुछ सदस्य जो है छूट जाता है। तो देखिए, इसमें सीमाएं मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी सीमाएं हैं। वो है, पहला है सीमित संसाधन पाया जाता है, असक्षम प्रबंध पाया जाता है, गोपनीयता की कमी पाई जाती है, सरकारी नियंत्रण ज़्यादा होता है और विचारों की विभिन्नता पाई जाती है। देखिए, सहकारी समिति की डेफिनेशन देने वाले या परिभाषा देने वाले हैं E.H. कैलवर्ट के अनुसार, सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसमें कुछ लोग मानवीयता एवं समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के प्रोत्साहित हेतु स्वेच्छा से संगठित होते हैं।
दूसरा जो है भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 के अनुसार परिभाषा दी है, सहकारिता संगठन एक समिति है जिसका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने का काम होता है। इसके बाद जो है आपको जो पढ़ाया जा रहा है कि सहकारी समिति के प्रकार कौन कौन से हैं, उन प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रकार इसमें बताया गया उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता सहकारी समिति का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे उपभोक्ता होते हैं जो बढ़िया गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी समिति का उद्देश्य मध्यस्थ को समाप्त करना होता है ताकि प्राचलन मितव्ययी हो, और समिति थोक विक्रेता से वस्तुओं को सीधे बड़ी मात्रा में क्रय करती है तथा उन्हें अपने सदस्यों को बेच देती है। इस प्रकार बिचौलिया खत्म हो जाते हैं। यदि कुछ लाभ होता है तो सदस्यों के द्वारा क्रय के आधार पर ही वोट दिया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो उत्पादन सहकारी समिति। इन समितियों की स्थापना छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। इसके सदस्य में उत्पादन होते हैं और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए वस्तु के उत्पादन हेतु आग्रह जुटाते हैं। इसके बाद समिति का उद्देश्य बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध खड़े होना, छोटे उत्पादकों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना। यह सदस्यों को कच्चा माल या उपकरण और अन्य आगतों की पूर्ति करनी होती है तथा बिक्री के लिए उसके उत्पादों को भी खरीदती है। तो प्राचलन की प्रकृति के अनुसार लाभ को सदस्य में उनके द्वारा उत्पादित अथवा बिक्री किए गए माल के आधार पर वोट दिया जाता है। तीसरा इसमें प्रकार बताया कि विपणन सहकारी समिति। विपणन सहकारी का गठन छोटे उत्पादकों को उसके उत्पादों को बेचने में सहायता करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, और जो अपने उत्पादों के उचित मूल्य वसूलना चाहते हैं, समिति का लक्ष्य है मध्यस्थों को समाप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो है कार्य इसमें किया जाता है। तो देखिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 संगठन की सूची में शामिल भारतीय कंपनियां कौन कौन सी है? इंडियन ऑयल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, आयात एंड जो है नेचुरल गैस कमीशन है। ये जो सारी कंपनियां हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनियां हमारे देश में पाई जाती हैं, देखने को मिलती है। जो 500 कंपनियों में से जिसमें भारत की 5 कंपनियां जो है नंबर 1 स्थान पर अपने आप को कायम करके रखी हुई हैं। तो देखिए, विपणन संबंधी सहकारी समिति के बारे में अपने बात कर रहे थे। इसमें एक बताया गया है विपणन समितियों का गठन छोटे उत्पादकों और उनके उत्पादों को बेचने में सहायता करने के लिए किया जाता है, या और इसके सदस्यों में उत्पाद जो अपने उत्पादों के उचित मूल्य वसूलना चाहते हैं। समिति का लक्ष्य मध्यस्थों के बारे में जो है सोचने के लिए कार्य किया जाता है। उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार सुनिश्चित कर सदस्यों की प्रतियोगिता स्थिति में भी सुधार करना चाहता है, किया जाता है। समिति प्रत्येक सदस्य के उत्पाद को एकत्रित करती है, उन्हें सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने के लिए भी परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग आदि विपणन कार्य को करती है। तो लाभ को उत्पाद के सदस्यों को योगदान के अनुपात में वोट दिया जाता है, बांटा जाता है। इस प्रकार देखिए, मैंने आपको जो है सहकारी समिति के सीमाओं के बारे में आज पढ़ाया मैंने आपको, और इसकी सीमाएं 5 हैं। सीमित संसाधन, असक्षम और औपनिवेशिक की कमी, सहकारी नियंत्रण और विचारों की विभिन्नता के बारे में इसमें देखा गया है, और इसके प्रकार के बारे में आज मैंने चर्चा करवाई। उपभोक्ता सहकारी समिति पहला प्रकार है, दूसरा उत्पादन सहकारी समिति दूसरा प्रकार है, तीसरा है विपणन सहकारी समिति, तीसरा जो विचार इसमें दिया गया है। इसलिए आज के जो लेसन में मैंने आपको पढ़ाया गया है सहकारी समिति के बारे में कि उसके गुण कौन कौन से हैं, और इसके गुण के बाद जो है गुण के बाद सीमाएं जो है इनमें पढ़ाई गई कि कौन कौन सी सीमाएं हैं, और सीमाओं के बाद जो मैंने आपको पढ़ाया सहकारी समिति के प्रकार जो है 3 प्रकारों की जानकारी मैंने आपको दी है, अच्छे से आपको पढ़ाया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी विद्यार्थी के 11वीं क्लास के विद्यार्थी को समझ में जब भी आएगा जब वो अपनी किताब खोल करके जो पेज पढ़ाया जा रहा है उस पेज को पढ़े, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ उस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखें, जब भी आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। इसलिए आप किताब खोल करके पढ़िए, जो समझ में नहीं आता है वो आप मेरे से कोई भी पॉइंट या कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है वो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। किसी प्रकार की समस्याएं आपके सामने नहीं आएंगी। देखते आप जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको किताब खोल करके पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, किताब को अच्छे से पढ़ें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। इसलिए आज के जो 2 पेज जो मैंने आपको पढ़ाया है उन पेज को अच्छे से पढ़ाई करना। 40
और 41वां जो पेज मैंने आपको पढ़ाया है, उस पेज को आप अच्छे से पढ़ें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं है। आज के बस इतना ही है, आगे के पॉइंट आगे की क्लास में